ऑलराइट, सो वी स्टार्टिंग विद अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है उससे, विजन आईएएस का। एंड पहला टॉपिक से हम लोग शुरू करें पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट से। सो पहला आर्टिकल, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया, ये आई गेस हिमांगी मैम आप करेंगे, तो प्लीज स्टार्ट। Yes, sir. I'll be dealing with this topic today, digitalization of land records in India. तो ये न्यूज में क्यों रहा? खैर, ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया है, ये 2016 में ही लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ने। पर अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि काफी स्लो पेस से काम हो रहा है। लैंड रिकॉर्ड का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको पेसअप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये न्यूज में आया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि आप लोकल सर्वर्स इंस्टॉल करें अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। और क्या बोला है गवर्नमेंट ने? ये गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भी DILRMP के अंतर्गत लेकर आए। व्हाट इज DILRMP? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. So this was the program I was talking about, which central government launched in 2016. ये central sector scheme है, मतलब fully funded by center. और इसको implement किसने किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है. सो दीज आर द 2-3 टेकअवेज फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट द मिनिस्ट्री. when was it launched, and if it is central sector scheme or central sponsored scheme. अब हम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला, लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना. पेपर से अब हम स्क्रीन पर ले आएंगे जो भी आपका डेटा है लैंड को लेकर. आपकी जो लैंड है उसका सर्वे करना, अगर सर्वे हो चुका है तो रीसर्वे करना. तीसरा कंपोनेंट जो है वो है रजिस्ट्रेशन को भी कंप्यूटराइज करना. तो एक तो आपके लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन होगा आपके लैंड का वो भी हम कंप्यूटराइज करेंगे. ये रिसेंटली न्यूज में इसके बारे में बात किया गवर्नमेंट ने. अभी क्या करंट स्टेटस है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का इंडिया में? तो पहला पॉइंट ये है कि इसको कंप्लीट कर लिया गया है 94% ऑफ विलेजेस में. रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का डिमांड करता है ये. अभी हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में थॉरली. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया में 94% ऑफ विलेजेस में डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. 29 स्टेट्स और यूटीज ने डिस्प्ले किया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वेब पर. Integration of land records and property registration has been done 75.78% of सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में. तो जितने हमारे सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं उनमें से 75.78% ऑफिसेज में आपके लैंड रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का इंटीग्रेशन हो चुका है. 70.41% ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स हैज बीन डिजिटाइज्ड. कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होते हैं? ये आपका जो लैंड होता है उसके रियल एस्टेट बाउंड्रीज को बताता है, आपके लैंड का डिवीजन बताएगा, ये लैंड की ओनरशिप किसकी है और किस पर्पस से ये लैंड यूज की जा रही है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैडेस्ट्रल मैप्स देते हैं. और ये जो कैडेस्ट्रल मैप्स हैं इनको भी 70.41% तक डिजिटाइज कर दिया गया है. टेक्सचुअल एंड स्पेशल डेटा इंटीग्रेशन हो चुका है 60.67% ऑफ विलेजेस में. अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. तो इसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हैं. पहला, टू अशर इन अ सिस्टम ऑफ अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स. हमें अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मिलेंगे. ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटिक म्यूटेशन होगा आपके इन रिकॉर्ड्स का. इंटीग्रेशन होगा टेक्सचुअल और स्पेशल रिकॉर्ड के बीच में, जैसा कि अभी हमने देखा 60.67% ऑफ विलेजेस में ये हो भी चुका है. इंटरकनेक्टिविटी होगी रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन के बीच. रिप्लेस करेगा आपके जो प्रेजेंट डीड्स हैं रजिस्ट्रेशन के और प्रिजम्प्टिव टाइटल सिस्टम विद दैट ऑफ कंक्लूसिव टाइटलिंग विद टाइटल गारंटी. तो सॉरी 6 नहीं 5 ही है. अब डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के सिग्निफिकेंस. पहला, बेटर क्रेडिट डिलीवरी देगा आपके रूरल एरियाज में.
इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएशन ऑफ वास्ट बैंकेबल एसेट्स रूरल इंडिया में आपके इस्टेब्लिश हो जाएंगे, क्रेडिट ग्रोथ होगी, स्पेशली आपके एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर्स में भी बढ़ावा मिलेगा इससे। लिटिगेशन रिड्यूस होगा, हमारे देश में विवादी जमीन को ज्यादा ही है, इनफैक्ट वही बहुत ज्यादा है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा अगर हमारे पास एनहेंस ट्रांसपेरेंसी होगी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू। आप मेंटेन कर पाएंगे ऐसे सिस्टम को जो रिड्यूस करे इस तरह के लिटिगेशन को और यही लैंड डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एनहेंस होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ईजिंग प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। अभी तक तो ये डिस्प्यूट चलता रहता था कि नहीं ये मेरी जमीन है तुम्हारी जमीन के बीच में अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना भी चाहे तो नहीं हो सकता था, और डिजिटलाइजेशन के बाद ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। रेवेन्यू जनरेट होगा, जो लोकल रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू होना चाहिए उसका कलेक्शन वो अभी तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग टैक्स चोरी करते थे या गलत इंफॉर्मेशन देते थे या लैंड डिस्प्यूटेड है तो उस पर अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं किससे टैक्स लिया जाए। तो ये सारे रेवेन्यू जनरेशन के जो वेज थे इनमें हिंड्रेंस जो आ रही थी वो मिनिमाइज हो जाएगी। एनहेंस्ड एफिशिएंसी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और बेहतर तरीके से आप अपनी पॉलिसी को बना पाएंगे। इट विल हेल्प इम्प्रूव पॉलिसी मेकर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ऐसे हवा में कोई भी डिसीजन नहीं ले लेंगे, आपके पास डेटा होगा आपके सामने और उसके बिहाफ पर आप कोई भी डिसीजन लेंगे जो कि काफी बेनिफिशियल होगा, वैल्यू असेसमेंट होगा आपका। लैंड यूज की प्लानिंग कैसे की जाए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन ले पाएंगे। फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस पर चेक होगा, ये जो ब्लैक मनी और बेनामी ट्रांजैक्शन होता है इसको एलिमिनेट कर पाएंगे हम डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के थ्रू, रेगुलर अपडेट करते हुए। इजी डिसबर्सल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स implemented by center and state governments, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रांट ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी एक्सेट्रा। कट डाउन द ह्यूमन इंटरफेस इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काफी भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है तो टाइम पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो इस तरह का ये जो डिलेड प्रोसेस है ये भी कट डाउन हो जाएगा अगर ह्यूमन इंटरफेस कम होगा। तो लोअर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिड्यूस करप्शन रिलेटेड टू ट्रांसफर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड एंड लैंड टाइटल्स, जो कि बहुत होता है अगर प्रॉपर चेक्स ना हो तो। लैंड ओनरशिप को हम इंडिया में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि ये हैं डॉक्यूमेंट्स और मैं हूं ओनर इस लैंड का। सबसे पहला रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आपके पास होनी चाहिए, इसमें आपका नाम होगा, लैंड होल्डर का नाम होगा, क्या नंबर है आपकी लैंड की, किस नंबर पर जाके पड़ती, क्या साइज है आपके प्लॉट एरिया का, और जो रेवेन्यू रेट है अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो क्या है। ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वाले डॉक्यूमेंट में। रजिस्टर्ड सेल डीड, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, इसमें ये प्रूव होगा कि अगर कोई लैंड मुझसे किसी और को सेल की गई है तो किस रेट पर सेल की गई है और जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो पेड हैं या नहीं। तो ये वाला डॉक्यूमेंट। सर्वे डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि क्या बाउंड्री है आपकी एरिया की, प्रॉपर्टी आपकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिस्टेड है या नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, अगर आपकी लैंड है आप ओनर हैं तो आप टैक्स भी देते रहे होंगे तो उसकी रिसीट्स भी होनी चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लैंड ओनरशिप लेनी है इंडिया में तो। अब क्या रुकावटें हैं लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए। लेगेसी इश्यूज, सबसे पहला, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैव इनहेरिटेड द बैड डेटा फ्रॉम ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी जो भी उल्टी सीधी डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन कागज पर लिखी हुई थी उसी को उन्होंने कॉपी कर लिया डिजिटल भी, तो कायदे से देखा जाए जो हमारा एम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लेगेसी इश्यूज हो रहे हैं, मैप्स मिसिंग है, अपडेटेड सर्वेज नहीं है मॉडर्न टूल्स के थ्रू, विलेज का सर्वे नहीं किया गया है, कहाँ पर पार्क है, कहाँ पर फ्यूनरल ग्राउंड है, कहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं है।
सब स्टैंडर्ड डेटा कलेक्शन है, वही जैसा मैंने अभी बताया कि जो डेटा का कलेक्शन तो है पर वो सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि हमने मॉडर्न टूल्स के थ्रू उसको सर्वे किया ही नहीं। लैंड पोर्टल्स इन सेवरल स्टेट सफर फ्रॉम सीरियस इनएडिक्वेसीज, इसमें कि रॉन्ग डेटा एंट्री होती है, स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, मिसमैच है डिजिटल डेटा पर कुछ और पेपर पर कुछ, inaccurate estimation of extent of land and so on, ये दूसरा कंस्ट्रेंट। तीसरा, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिनको ये देखना है जो ऑफिशियल्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है ग्राउंड लेवल पर, स्पेशली लैक अप्रोप्रिएट टेक्निकल स्किल्स, और अगर हैं भी तो उनके पास वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है कि कैसे डिजिटलाइज किया जाए, इंटरनेट का यूज नहीं आता है या तो उन्हें, या मैप्स को कैसे सर्वे किया जाए ये सब नहीं पता है, तो स्किल्स की कमी है। नॉन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्टेट, लैंड एंड इट्स मैनेजमेंट फुल अंडर द jurisdiction ऑफ द स्टेट्स, लीडिंग टू लैक ऑफ डेटा स्टैंडर्डाइजेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स। हर स्टेट में आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं लैंड को लेकर, तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस नोडल एजेंसीज हैंडलिंग लैंड रिकॉर्ड्स, तो रेवेन्यू में कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन में कुछ चल रहा है, तो दोनों में वो जो एक कोऑपरेशन वाली बात होती, तालमेल वाली बात, वो नहीं बैठ पा रही है और जिसकी वजह से बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। डिजिटल गैप है, digitization of land records could make it difficult for poor and vulnerable sections establish their titles, as several old land titles are non-traceable. Data leaks, अब क्योंकि इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ है तो साइबर अटैक्स बट ऑब्वियस सी चीज है जो कि होगी। तो डिजिटल प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स कैन पोटेंशियली लीव द पर्सनल डेटा वल्नरेबल टू थेफ्ट, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। पोटेंशियल फॉर कंज्यूमर प्रोफाइलिंग, ट्रस्ट इश्यूज, अदर इश्यूज, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको कि हमें ओवरकम करने की जरूरत है। बट बिफोर मूविंग ऑन, आई विल बी कवरिंग दिस बॉक्स अदर मेजर्स टेकन टू प्रमोट डिजिटाइजेशन। इससे पहले क्या हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं स्टेप्स डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये इन हाउस एडवांस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करता है, जो कि एनआईसी ने डेवलप किया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इस सिस्टम में जैसे आपके आधार में नंबर सिस्टम होता है वैसे ही इसमें आपको यूनिक आईडी दी जाएगी 14 डिजिट्स की हर प्लॉट के लिए। कंट्री बेस्ड है ये, और जियो रेफरेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ द पार्सल के थ्रू इसको दिया जाता है आपके नंबर को। भू नक्शा मतलब भू मतलब अर्थ, नक्शा मतलब मैप, तो मतलब लैंड, आपकी लैंड का जो मैप है ये आपको प्रोवाइड किया गया है। सोल्यूशन फॉर डिजिटल कैडेस्ट्रल मैपिंग। सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व स्कीम के बारे में इसमें बात की गई है, जो कि एम करता है आपको आबादी को ध्यान में रखते हुए लैंड को डिमार्केट करना। प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, प्रॉपर्टी कार्ड्स इन रूरल एरियाज थ्रू द लेटेस्ट सर्वेइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन के थ्रू ये सर्वे करेंगे और फिर उसके बेसिस पर आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट या प्रॉपर्टी कार्ड्स देंगे। Initiatives to transliterate the records of rights to any of the 22 languages recognized by the Constitution। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का इंफॉर्मेशन है, तो उन सभी 22 लैंग्वेजेस में ये सारी आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अवेलेबल होंगी। एफर्ट स्टेट लेवल पर क्या रहे हैं? भूमि इज अ प्रोजेक्ट ज्वाइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ कर्नाटका। खैर ये यूपीएससी के बेसिस पर तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, पर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। और वे फॉरवर्ड में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ कर्नाटका और सेंटर के बीच ये भूमि प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, तो डिजिटाइज करेगा आपके पेपर लैंड रिकॉर्ड्स को, क्रिएट करेगा सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म जिससे कि कंट्रोल होंगे आपके लैंड रजिस्ट्री में जो चेंजेस आते हैं पेपर से कंप्यूटर तक आने में, वो कंट्रोल होगा। तेलंगाना का धराई प्रोजेक्ट, वो इंटीग्रेट करता है आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वाले डेटा को इंडिविजुअल लैंड प्लॉट मैप्स के साथ।
अब वे फॉरवर्ड्स देख लेते हैं इसमें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हमको सबसे पहले अप्रोप्रिएट स्किल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर उनके पास स्किल्स ही नहीं है तो ये सारे स्कीम्स और ये सारे इनिशिएटिव्स लाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फिर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए। अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लैंड रिकॉर्ड आपका जो है पेपर पर और जो कंप्यूटर पर है उसमें डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे देकर या जैसे भी कुछ ना कुछ चोरी कर लेते हैं और उसके थ्रू बहुत सारी और कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। सर्वेइंग और मैपिंग जो है उसको हम न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू करें, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, GIS एटसेट्रा, टू इंश्योर ट्रू ग्राउंड डिपिक्शन ऑन मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए स्टेट्स के अमंग, establishing dedicated data centers, high speed processors and fiber optic networks स्टेट लेवल पर होना चाहिए। टेक्सचुअल डेटा को आप अपडेट करें to digitalize by including old titles, mutation records and record of rights। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स आप बताएं लोगों को कि डिजिटल प्रोसेस हो रहा है गांव में, जिन लोगों को नहीं है आइडिया, ताकि उनको हो जाए और फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें लैंड रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बिल्ड करें रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग और अपडेटिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। और साइबर अटैक वाला जो इसमें एक कंस्ट्रेंट था, तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर सिक्योरिटी टूल लेकर आना होगा ताकि डेटा का थेफ्ट ना हो सके। So these are the things mentioned in this article. That's it with the topic. Thank you. Any more additions or questions? काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। एक आध पॉइंट्स पे थोड़ा और आई थिंक जोर देना चाहूंगा। इंडिया में लैंड के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आज आपके नाम कोई सेल डीड सपोज कर भी देता हूँ तो इट डजंट मीन के वो लैंड जो है वो आपकी हो गई, ठीक है। उसमें बहुत सारे लूप होल्स निकाल कर लोग केस कर देते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो सेल डीड हो रहा था, ये सब हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रजिस्टर्ड सेल डीड, दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन प्रूव कि हाँ ये सर्टेन पीस ऑफ लैंड हमारा ही है। लेकिन ये प्रूव करना कि एक्सक्लूसिवली हमारा है तो वो थोड़ा सा इश्यू रहता है, ठीक है। तो अब जो हम नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम पूरा इन सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जिसमें कोऑर्डिनेट्स भी रहेंगे कि कितना लैंड पार्सल आपका था, तो एक तरीके से ये एक मतलब अगर किसी को ये चीज ट्रांसफर हो जाती है तो वो परमानेंटली उसकी हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर बाद में कोई लिटिगेशन नहीं कर सकता। तो इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करने की कोशिश करें ताकि ये जो अब तक लिटिगेशन प्रोसेस चलता रहता था लैंड या प्रॉपर्टी को लेके, अगर एवरेज केस की टाइम लेंथ की बात करूं तो एटलीस्ट 3 साल चलता है इंडियन कोर्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी के केसेस, कई इससे ज्यादा भी चलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन एट एन एवरेज 3 साल चलता है। तो इस चीज को कम करना है। और अगर सबसे ज्यादा लिटिगेशन हमारी गवर्नमेंट के ही है इन सब चीजों के अंदर, तो उसके लिए हमें पता भी है, हमने लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट करके एक एक्ट भी लाया था। फिर भी इशू जो है प्रॉपर्टी का लेके अभी भी बहुत बना हुआ है, ठीक है। सो इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट मूव करना चाह रही है ताकि एक तो लिटिगेशन कम कर सके, दूसरा जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होती थी, जो ब्लैक मनी लोग क्या करते थे, बेनामी प्रॉपर्टीज में इकट्ठा कर देते थे। तो हमने देखा पहले बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट करके हमने एक एक्ट भी लाया है इसके अगेंस्ट, लेकिन अभी भी कुछ तरीके से लूप होल निकाल करके लोग ट्रांसफर करा लेते हैं या अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको भी स्टॉप करने में ये कोऑर्डिनेट्स और ये पूरा जो सिस्टम है ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीजों के ऊपर थोड़ा सा पता होना चाहिए। और दूसरा, ये प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव की हमने बात करी, तो ये कोई बता सकता है किसके परव्यू के अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है या म्युनिसिपल गवर्नमेंट में आता है? म्युनिसिपल। एनी आइडिया? लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल। हाँ, करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए। तो लोकल बॉडीज के अंडर आता है, ये पता होना चाहिए। म्युनिसिपल जो है, म्युनिसिपैलिटीज जो है वो कलेक्ट करती हैं, और
सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि म्यूनसिपैलिटीज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इस पूरे टैक्स को वो अच्छे से कलेक्ट कर सके, ठीक है। और यही कारण रहता है कि जो म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, हमेशा कैश क्रंच रहता है इनके पास, कि पैसे की कमी ही रहती है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि वो इफेक्टिवली प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो आई थिंक ये पता होना चाहिए था इसमें। एंड स्वामित्व इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो कोई बता सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है स्वामित्व? एनी गेसेस? अर्बन अफेयर्स। नहीं, एक्चुअली हम लोग करी इसको रूरल के ले रहे हैं ना, नाम में ही विलेजेस है, वी आर डूइंग इट फॉर विलेजेस। हाँ करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज रूरल समझ के कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कराओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना। और इसमें ड्रोन्स के थ्रू हम लोग पूरा जो लैंड पार्सल है उसका मैपिंग कर रहे हैं। और ये यूएल पिन जो मैम ने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को और कुछ पूछना है इसके अंदर या ऐड करना? ठीक है, तो आगे चलते। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग के अंदर ऐसा बोला है कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन का जो प्रोविजन है, इट शुड बी यूज्ड ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो अभी ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। वो क्यों बोला है? बिकॉज इन द ईयर 2021 इस जो नंबर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केसेस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ चुके हैं, मतलब ऑल टाइम हाई पे चले गए। आगे देखेंगे नंबर में कितना है, बट अभी के लिए इतना जान लो कंटेक्स्ट के लिए कि ऑल टाइम हाई चला गया, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये एक्सेप्शनल पावर है क्योंकि ये अफेक्ट करती है एक पर्सन के लिबर्टी, ठीक है। तो आप पर्सनल लिबर्टी को कहीं ना कहीं एनक्रोच कर रहे हो प्रिवेंशन डिटेंशन लगा के, तो इसको बहुत स्पेयरिंगली आपको यूज करना है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज में डिस्टिंक्शन किया, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया है। और क्योंकि कई बार क्या होते हैं, पुलिस वाले जो है वो दोनों ही प्रोविजन लगा देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक डिसऑर्डर कर क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक सर्टेन पर्सन को डाल दिया। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि दिस विल अप्लाई ओनली इन केस ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, नॉट इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। याद रखना, पब्लिक डिसऑर्डर में लगा सकते हो इसको, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नहीं लगाना है। तो अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कि ये है क्या, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, या मतलब डिटेन कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली अरेस्ट, डिटेन कर सकते हो ऑन रीजनेबल अप्रहेंशन, कि आपको ऐसा डाउट है कि ये जो सर्टेन पर्सन है जैसे कोई एक्टिविटी कर सकता है जिसके थ्रू पब्लिक ऑर्डर या जो सिक्योरिटी है वो हार्म हो सकती है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं, मतलब पुलिस कर सकती है इस चीज को। अब ग्राउंड क्या है डिटेंशन के? तो पहला, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स, या मतलब किसी कंट्री के साथ हमारे जो फॉरेन अफेयर्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं, वहां हम लगा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। तो इन 4 प्रोविजंस के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, और जनरली हम लोग पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ही इसका यूज होते हुए देखते हैं, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस के अंदर एक्चुअली ये चीज रूल किया था, दैट वाज अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस, 1982 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका मकसद सोसाइटी का प्रोटेक्शन करना है। इसका मकसद ये नहीं है कि किसी सर्टेन पर्सन को पनिश किया जाए, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ किसी पर्सन को कोई क्राइम कमिट करने से रोकना है, नॉट टू पनिश हिम, ठीक है। तो अभी एक टर्म आपने सुना होगा कि प्रोसेस इज बिकमिंग पनिशमेंट, ठीक है। कई बार हम जुडिशरी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि इतने रिगरस प्रोसीजर होता है या इतना टीडियस प्रोसेस होता है कि वो पूरा प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट बन जाता है, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली सारा जो चीज है वो बोला है। सो जैसा कि हम जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मिलता है, कोई बता सकता है? 22 करेक्ट, 22 के अंदर हमें रेफरेंस मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। सो 22 के अंदर 3 प्रोविजन है, कोई फटाफट बता सकता है व्हाट आर दोस 3 प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 22? हाँ, तो पहला है कि कोई भी पर्सन को अगर आप कस्टडी में लेते हो, दैट मीन्स अरेस्ट करते हो, तो यू हैव टू
इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। अगर आपके घर में पुलिस आती है तो पुलिस को पहले बताना पड़ेगा कि हाँ इस सर्टेन रीजन की वजह से हम आपको डिटेन करने आए, अरेस्ट करने आए हैं या डिटेन करने आए हैं, ठीक है। और इस दौरान उनको राइट है कंसल्ट करने का किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को, ठीक है। तो ये भी उनके पास राइट होता है। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर पेश करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो भी हमारे पुलिस फोर्सेज है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो इस चीज की अवमानना करते हैं, बिकॉज यू आर इंक्रोचिंग अपॉन फंडामेंटल राइट ऑफ समवन, ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर पेश करना है। दिस विल नॉट इंक्लूड द जर्नी टाइम, ठीक है। हो सकता है हमने किसी को अरेस्ट किया हो, मतलब दिल्ली पुलिस थी, उसने तमिलनाडु जाके किसी को अरेस्ट किया, तो वो 24 आवर्स में वो तमिलनाडु से दिल्ली आने का वो जो जर्नी टाइम है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। कई बार इतनी निटिग्रिटीज में अगर यूपीएससी जाता है तो आपको ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि 24 मीन्स कि आपने उसे लॉकअप में पुलिस थाने के अंदर बंद कर रखा था 24 आवर्स, ठीक है। और लास्टली जो 22 का जो थर्ड प्रोविजन है, दैट टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो रेफरेंस है हमें मिलता है आर्टिकल 22 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट इन आर्टिकल 22 का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। और ये जो प्रोटेक्शन है ये तब नहीं मिलती है जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, ठीक है। जो हमने कस्टडी के ग्राउंड बताना है और 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये तब नहीं लगेंगे जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें। अब अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर लिया गया है तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट का प्रावधान दिया गया है कि किसी भी पर्सन को विल नॉट डिटेन मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा किसी को भी डिटेन नहीं करना, अनलेस, मतलब यहाँ पे भी एक कैविएट है कि अगर एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कंफर्म कर देता है कि एक सफिशिएंट ग्राउंड है जिसके चलते इस पर्सन को अभी छोड़ा नहीं जा सकता, इसका जो डिटेंशन है ये और लंबा रहना चाहिए, तो उस केस के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि उसको 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो अभी जो जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस दौरान कई सारे लीडर्स को डिटेंशन में रखा गया था, ठीक है। तो उनके ऊपर यही बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू उनका जो डिटेंशन पीरियड था एक्सटेंड हुआ था, बिकॉज पता ही होगा कई लीडर्स उसमें 6-6, 7-7 महीने डिटेंशन के अंडर रहे थे, ठीक है। सो ऐसे में एक एडवाइजरी बोर्ड इस चीज पे कंफर्म कर सकता है कि हाँ यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है और इनका डिटेंशन पीरियड बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है इस चीज के लिए। नेक्स्ट, एक और आर्टिकल 22 के अंदर ही हमें प्रोविजन मिलता है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि अगर किसी पर्सन का हमें 3 महीने से ज्यादा रखना है बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के, ठीक है, तो वहां पे पार्लियामेंट एक लॉ बना के ऐसा चीज कर सकता है। तो इस डायरेक्शन में पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज भी बनाए जो अभी हम आगे देखेंगे, बट इतना पता होना चाहिए कि इसी फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 22 के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो 3 महीने से ज्यादा भी बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के डिटेंशन पीरियड बना सकता है बाय मेकिंग सर्टेन लॉज, ठीक है। सो अब कुछ और लॉज देख लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जिनके अंदर हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, जैसे सीआरपीसी हो गया, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। यूएपीए, इसके अंदर भी हम लोग रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर। अब एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि एमएचए के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये रिपोर्ट निकालता है जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ चुके हैं, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। तो इसके अंदर हमें पता लगता है कि ओवर 1.1 लाख पीपल वर प्लेस्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021, जो कि 2017 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो आप समझ सकते हो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा एक ड्रैकोनियन लॉ बोल सकते हैं इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये शब्द इस्तेमाल किए हैं इसके लिए। तो इस टाइप का लॉ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इतना ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इंडिया का, उसके अंदर भी हमें मिलता है इसका रेफरेंस अंडर सेक्शन 151, ठीक है, कि अगर ऐसा पुलिस को लगता है कि कोई सर्टेन पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इश्यूज क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन आप कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज पढ़ते ही हो न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले कई और सालों तक ये रिलेवेंट रहने वाला है, ठीक है। सो पहला देखते हैं इश्यू क्या है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव टायरनी, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर
बहुत ज्यादा ये जो पूरा लॉ है ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, यानी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है, ठीक है। जुडिशियल इंटरफेरेंस का इसमें स्कोप कम है, आगे देखेंगे स्कोप क्यों कम है। नेक्स्ट, वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट तो हमने देखा ही था, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, 19 के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ठीक है। और भी आप बहुत सारे इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि जो 78% ऑफ जो डिटेंशन ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए लगा दिया जाता है, सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट होगा। आपने यूपी के कई केसेस में सुना होगा कि गैंगस्टर के ऊपर एनएसए लगा दिया, तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। और इसके अंदर बेल मिलना मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, बेल नहीं मिलती है, जेल फिर जाना ही पड़ता है। सो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर देखा गया कि 78%, अगर थोड़ा राउंड अप कर लो तो ऑलमोस्ट 80%, यानी हर 10 में से 8 केस जो है वो गलत पाए गए, ठीक है। यानी सिर्फ 10 में से 2, 20% की कोई वैलिड ग्राउंड था एनएसए लगाने का या प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाने का। तो आप समझ सकते हो कितना मिस यूज हो रहा है, किस स्केल पे मिस यूज हो रहा है। नेक्स्ट, बैकलॉग्स। तो जैसे कि आप जानते हो एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक हमारी जुडिशरी जो है ओवरबर्डन है विद ओवर 4 करोड़ केसेस, ठीक है, 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। उसके ऊपर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऐसे फर्जी केसेस लगते रहेंगे और फिर वो कोर्ट जुडिशरी के पास आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको सुनने में ही कई महीने लग जाते हैं। तब तक तो बेचारा आदमी जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एक तरह से सजा ही काट रहा होता है। तो जो शुरू में लाइन बोली थी कि द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट या प्रोसेस बिकम्स द प्रोसिक्यूशन, वो चीज यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट, एडवाइजरी बोर्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा गया है मेंबर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टेट के पास पावर है, ठीक है, कि वो इस कमेटी का गठन करे, जो कि प्योरली एक एग्जीक्यूटिव हैंड में चला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा आर्टिकल 50 है, ठीक है। कोई बता सकते हैं व्हाट इज आर्टिकल 50? Separation of powers. Executive and judiciary. हाँ करेक्ट, मतलब ये थोड़ा रिफाइंड है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एडवाइजरी कमेटी है ये सारा इसका जो काम धाम है ये एग्जीक्यूटिव देखता है, तो एक तरह से वर्चुअल वेटो स्टेट को मिल जाता है या एग्जीक्यूटिव को मिल जाता है, जो कि वो डीपीएसपी के खिलाफ है, आर्टिकल 50 के खिलाफ। तो वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा इंटरलिंकेज बिठाओगे तभी मार्क्स मिलेगा। So, such committee cannot be regarded as impartial or free from political influence. Next, victimization of detainee कि लॉन्ग टाइम तक उसे लग सकते हैं, बार बार उसके ऊपर एनएसए वगैरह या और इस टाइप के लगा लगा के उसको लंबा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो उसका विक्टिमाइजेशन हो जाता है। अब आते हैं लॉज और क्या क्या है हमारे पास। तो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था 1950 में लाया गया था अंडर नेहरू गवर्नमेंट, जबकि उन्होंने बोला था कि जैसे ही हम लोग आएंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी या इंडिपेंडेंट होगा कंट्री, तो ऐसे ड्रैकोनियन लॉ की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो पहला जो एक्ट उसके अंदर पास होता है वो यही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लेके ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी था, मतलब ही वॉज नॉट टोटली रॉन्ग इन इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट, बिकॉज उस टाइम देश एक न्यूली डेवलप्ड नेशन था, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी, तो उनको कर्ब करने के लिए या नेशन के सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए लाना जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने ये एक्ट रखा। नेक्स्ट, मीसा। तो मीसा ऑल्सो नोन एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1975 की इमरजेंसी जो है उससे रिलेवेंट है। तो जैसा कि आप जानते हो कि इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉज लाए गए थे, उनमें से एक ये भी था। मीसा के बदौलत बहुत सारे लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था, ठीक है। बाद में जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसको रिमूव करवा दिया। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। फिर है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा 1985, ठीक है। ये लॉ को भी रिपील कर दिया गया। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसके अंदर भी सिमिलर प्रोविजन थे टाडा के, और इसको भी रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब एक्ट से इन सबको रिपील कर दिया गया, मतलब आई थिंक इन सभी को रिपील कर दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट है इज अगेंस्ट या ज्यादातर जो चीजें बोली गई वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ बोली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
इस स्पेसिफिक सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड बोथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द कोर्ट, कि इन्होंने इसको गलत भी बताया है और उन्होंने सही भी बताया है, ठीक है। तो यूपीएससी में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ आप कौन सी साइड लोगे, ठीक है। आपको वहां पे क्रिटिकली एनालाइज इस टाइप से पूछेगा, तो आपको दोनों साइड में खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आपके पास रिलेवेंट केसेस होने चाहिए। तो पहला है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये तो याद होना ही चाहिए। तो कोर्ट के अंदर ग्रीन फ्लैग दिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सप्लिसिट प्रोविजन हमें मिलते हैं आर्टिकल 22 के अंदर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला और ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही माना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली यहाँ पे बोला है कि ये लॉ जो है अपने आप में ड्रेकोनियन है, इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट को, लेकिन ये हमारे स्टेट की सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नेसेसरी इविल माना है, ठीक है, कि ये खराब है लेकिन ये जरूरी भी है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो देखो, पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, जो भी डिटेनी है उसको राइट टू कंसल्ट होना चाहिए, उसके पास अप्रोप्रिएट ग्रीवेंस के मैकेनिज्म होने चाहिए, जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके पास अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रोविजन रहना चाहिए। नेक्स्ट एडवाइजरी बोर्ड है, उसके अंदर सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट को रख सकते हैं टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल, इफेक्टिव एंड फेयर डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम फिक्स कर सकते हैं कि आर्बिट्री ना रहे जो भी फैसले हैं इनके, तो जिसके थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है ये पनिशमेंट ना बने। नेक्स्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना सकते हैं, जैसे या फिर एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके पास दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में तो स्काई इज द लिमिट, जो भी आप सोच सकते हो क्रिएटिव, जो भी और सोल्यूशन निकाल सकते हो वो सब डाल सकते हो। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट दैट यू कैन राइट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो हमने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 21, 22, ये अपने को पता होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है कुछ? सर, जो लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर है, तो उसमें डिफरेंस इतना सा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंडिविजुअल मतलब ऑफेंसेस जैसे कुछ है तो उनके लिए यूज होता है, और पब्लिक ऑर्डर जो है अफेक्ट करता है कम्युनिटी को पूरा। तो उस टाइप से जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके अलावा जो ये पीडीए था, मीसा, टाडा पोटा, तो ये सारे रिपील हुए, तो इनकी जगह पे मतलब सिमिलर क्राइम्स के लिए जो यूज कर रहे हैं वो यूएपीए है। और कुछ कुछ उनमें मतलब केसेस में आप सेक्शन 124A जो आईपीसी का यूज कर लेते हैं, जो सेडिशन वाला है। तो इतना ही। सेडेशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस में डाल दिया, मतलब टेम्परेरी हॉल्ट में। करेक्ट। इसके अलावा एनएसए तो है ही, और आई थिंक वो भी सिमिलर ही एक्ट है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट, फटाफट खत्म करते हैं, देन विल बी डन विद पॉलिटी पार्ट। तो देखिए, अभी गवर्नर के जो है बहुत सारे ऑल अक्रॉस इंडिया, चाहे फिर वो तमिलनाडु हो, केरला हो, या पहले वेस्ट बंगाल था, तो बार बार ना हमें जो कंफ्लिक्ट है बिटवीन द गवर्नर और द स्टेट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो काफी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही एक केस केरला के पर्सपेक्टिव से लिया गया है इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे केरला के जो गवर्नर थे उन्होंने थ्रेटन किया कि वो मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट हटा देंगे अगर उनके ऑफिस की डिग्निटी को लोअर किया गया है। रीजन क्या था कि केरला के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली जो गवर्नर है उनको जो यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर का जो पोस्ट था उस पर से हटा दिया, ठीक है, ये बोल के कि यहाँ पे हमें एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। और केरला गवर्नर जो एक एक्स या एक्स ऑफिशियो चांसलर रहते हैं यूनिवर्सिटीज के, वहां से हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ा बेसिक प्रोविजन पता होना चाहिए कि आर्टिकल 164 है, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनियन में कौन सा आर्टिकल है जो ये बात करता है, कोई बता सकता है? हाँ, 74, 75 बोलो, ठीक है, दोनों में ही बात होती है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनकी। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि सीएम जो है वो आगे फिर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करवाते हैं,
और एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कि इनको मिनिस्टर अपॉइंट कीजिए, ठीक है। एडिशनली जो सीएम और मिनिस्टर्स होते हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब इससे रिलेवेंट कुछ केसेस है जो अपने को पता होना चाहिए कि कभी भी डिसमिस करना होता है तो वो कैसे डिसमिस करेगा। तो डिसमिस करने के लिए एसआर बोमाई केस अपने को पता होना चाहिए, जहाँ पे ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप मेजोरिटी कैसे टेस्ट करोगे, तो वो फ्लोर टेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा नवाब मुराबिया केस था वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर एंड अदर्स 2016 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल आउट किया था आर्टिकल 163 of the Constitution does not give governor a general discretionary power to act against or without the advice of Council of Minister. So this Nabam Rabia case is very important कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो बहुत लिमिटेड है और बहुत लिमिटेड प्रोविजंस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। उसके अलावा गवर्नर इज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंटर ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2022, ठीक है। ये एक्ट पिछले साल भी न्यूज में था बिकॉज पिछले साल ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये आईटी रूल्स ऑफ 2021। अब उन्हीं के अंदर एक और नया प्रोविजन ऐड किया है गवर्नमेंट ने जो अपने को पता होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, तो हम बात किसकी करें? वी टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे एक यूजर जो है वो अपना कंटेंट शेयर कर सकता है। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के कंटेक्स्ट में एक क्लॉज इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेफ हार्बर क्लॉज। तो कोई बता सकता है ये सेफ हार्बर क्या होता है? इंटरमीडियरीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म पे यूजर्स क्या पोस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली अगर किसी के कंटेंट से फिर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो द सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज नॉट लाइबल फॉर इट। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जो यूजर डाल रहा है वो यूजर लाइबल है किसी भी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है या कोई भी अगर लिटिगेशन होता है तो वो उस यूजर के खिलाफ होगा, नॉट अगेंस्ट द सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। तो ये सेफ हार्बर अब तक मिला हुआ था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन अब कुछ कंडीशंस के साथ मिल रहा है कि आपको गवर्नमेंट की कुछ बातें माननी पड़ेंगी तभी आपको ये सेफ हार्बर क्लॉज मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट की बातें नहीं मानते हो तो यू विल यानी यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, दे विल बी ऑल्सो लाइबल फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी यूजर, ठीक है। तो ये सेफ हार्बर क्लॉज पता होना चाहिए। अब नए रूल्स के अंदर किया क्या है गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाई है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर दी गई है जिसके थ्रू वो एक या और ज्यादा ग्रीवेंस अपीलेट कमेटीज बना सकता है विद इन 3 मंथ, ठीक है। जहाँ पे अगर किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के ऊपर आपको लगता है कि उसने आपके ग्रीवेंस के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, देन यू कैन कम टू दिस प्लेस, ठीक है, या इस कमेटी के पास आ सकते हो और वहां पे अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। अब ये जो जीएसी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसके अंदर यू विल हैव 1 चेयरपर्सन 2 होल टाइम मेंबर्स जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख ही सकते हो कहीं ना कहीं ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी एक क्वासी जुडिशियल काम कर रहे हैं ये लोग और वहां पे पूरा का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है, ठीक है। तो अगेन हम कह सकते हैं ओवर एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंस हो रहा है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा हो रहा है। तो अगेन आर्टिकल 50 आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जहाँ पे आप थोड़ा सा जुडिशरी वाला काम कर रहे हो वहां पे जुडिशरी के या इंडिपेंडेंट लोगों को आने दो, ठीक है। सो ये एक चीज था। अब जैसे बताया जीएसी विल हेयर अपील्स बाय सोशल मीडिया यूजर्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इंटरमीडियरी, ठीक है। तो जो 2021 के अंदर इंटरमीडियरी रूल्स आए थे उसके अंदर बोला गया था कि जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इंडिया के अंदर उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यूजर्स के जो ग्रीवेंस है उसको सॉल्व करेगा। और अगर नहीं सॉल्व कर पाता है तो फिर यूजर के पास ये राइट है कि वो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास आए, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पूरा प्रोसेस होगा डिजिटल होगा, यानी पूरा एप्लीकेशन फाइल करने से लेके उसके ऊपर जो डिसीजन आता है सारा का सारा ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन होगी इंटरमीडियरी के ऊपर कि वो एप्रोप्रिएट सेफ गार्ड दे ताकि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। कि ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि आप
ग्रीवेंस रिड्रेसल करो। अब इंडिया में अगर सिर्फ सिंपली ट्विटर की बात करें तो एटलीस्ट 4-5 करोड़ लोग जो है उसको यूज करते होंगे, ठीक है, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो 4-5 करोड़ में से भी अगर 10% लोग रोज ग्रीवेंस डालने लग गए तो फिर तो बेचारा ट्विटर वाला काम ही नहीं कर पाएगा ना। वो तो फिर सारा का सारा रिसोर्सेज उसे ग्रीवेंस रिड्रेसल में लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है, आप कुछ अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड लगा सकते हो। जैसे अगर आप ट्विटर के ऊपर किसी को रिपोर्ट करते हो तो यू हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है, 7-8 स्टेप हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है, फिर जाके आप वो ग्रीवेंस को रजिस्टर करा पाते हो। तो ये कुछ नेसेसरी सेफ गार्ड है जो लगा सकते हैं इंटरमीडियरी। नेक्स्ट, टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए कि अगर कंपनी किसी भी यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसको विद इन 24 आवर्स रिकॉग्नाइज करे और कोशिश करे कि रिजॉल्व करें उसे 15 दिन के अंदर, ठीक है, और 72 आवर्स इन केस इट इज एन इन्फॉर्मेशन टेक डाउन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक डाउन मतलब कि किसी की प्राइवेसी हार्म हो रही है किसी तरीके से या बहुत ही कोई ग्रीवियस हार्म हो रहा है, वहां पे हम बोल सकते हैं इस कंटेंट को तुरंत हटा दो, ठीक है। तो वहां पे 72 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर फैसला देना है। अब कंसर्न क्या है? पहला, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक टूल मिल गया है जिसके थ्रू क्रिटिसिज्म और डाइसेंट को स्टिफल कर सकता है, ठीक है। जैसे अब चंद्रचूड़ जी का जो एक बहुत ही फेमस कई जजमेंट में उन्होंने बोला कि डाइसेंट इज नेसेसरी फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है, तो उस स्पिरिट के खिलाफ जा रहा है। नेक्स्ट, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ग्रीवेंस ऑफिसर, क्या अब उनके ऊपर ये भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब उनके ऊपर अगर उन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया या सही डिसीजन नहीं लिया तो फिर एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास ये मामला जा सकता है, ठीक है। अब नीड क्या पड़ी थी ये पता होना चाहिए। पहला, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ये कंपनी थी, ये कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं ला रही थी, ठीक है, तो उसके चलते लाना पड़ा। मेलिशियस कंटेंट स्प्रेड होता है जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति पैदा हो गई थी कई बार, तो उस चक्कर में हमें एक टूल चाहिए था जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकें इन इंटरमीडियरीज को। लैक ऑफ रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म एंड इंक्रीज इन परसिस्टेंट राइज ऑफ फेक न्यूज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जिनके चलते हमें जरूरत पड़ी इन आईटी इंटरमीडिएट रूल्स की, ठीक है। और ये आया किस, ये जो रूल्स है ये कौन से एक्ट के अंदर आए हैं तो ये भी बताना चाहिए, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। तो आज मतलब हम लोग 2022 में आए हैं और ये ऑलमोस्ट 22 साल पुराना एक्ट हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एक्ट के अंदर एक खास बात बताऊं तो इस एक्ट के अंदर इंटरनेट का कोई रेफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना आउटडेटेड लॉ जो है हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर डेथ रो कन्विक्ट्स, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट के बारे में थोड़ा जोर दिया था कि ये इस टाइप का टेस्ट जो है किसी भी कन्विक्ट जिसको कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा सुनाई हुई है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, उसको पनिशमेंट देने से पहले उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए ताकि हम ये चीज असेस कर सकें कि जो पर्सन को हमने कंडेम किया है टू डेथ कि वो वाकई उसके लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी आप जानते हो सबसे एक सुप्रीम पनिशमेंट है, इससे ऊपर तो शायद क्या ही हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि एक तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देनी चाहिए, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मतलब कि बहुत स्पायरिंगली इसको यूज करना चाहिए। तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला था कि इसको ऐसा कोई नॉर्मल पनिशमेंट नहीं समझना चाहिए, लोअर कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बोला गया था ये। तो यहाँ पे एक और केस के अंदर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो क्राइम कमिट किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम कमिट किया गया है तो उस क्राइम को कमिट करते हुए क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स थे उनको भी लेना है, साथ में क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट उसे भी लेना है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने का मतलब ही यही है कि हम ऐसे जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं उसे भी चेक कर सकें। कई बार हो सकता है कि मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ठीक है, जो भी क्रिमिनल था उसकी, तो हमें उस चीज को कंसीडर करना चाहिए और हो सकता है कि वो शायद उससे जो डेथ पेनल्टी है उससे बच जाए, ठीक है। डेथ पेनल्टी से बचने के और भी कई सारे प्रोविजन हैं, जैसे हमें पार्डनिंग पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी को पार्डन करने का पावर किसके पास होता है बता सकता है? प्रेसिडेंट। क्या गवर्नर के पास होता है अगेंस्ट स्टेट लॉ? यस यस सर।
उसको मतलब डाल सकता है, उसको हटा डेथ सकता है, छोड़ के उसको बाकी सारे हैं। सजा कम हो सकता है। हाँ, तो याद रखना गवर्नर के पास पार्डन का पावर नहीं है उसको, ठीक है। गवर्नर डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, फिर चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल लॉ हो, ठीक है। लक्ष्मीकांत में ये चीज गिवन है, वहां से इसको चीज को रेफर कर लेना। तो प्रेसिडेंट याद रखना, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल लॉ हो, दोनों के केस में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं पार्डन कर सकता डेथ सेंटेंस को। इसके अलावा कुछ और हो तो फिर वो सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकता है गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लॉ, ठीक है, लेकिन डेथ पेनल्टी को नहीं कर सकता। तो ये चीज थोड़ा माइंडफुल रखना। लास्टली ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स देखते हैं। ये यूडाई ने लॉन्च यूडाई ने इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है। तो अब ये इंडेक्स निकालता कौन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स, तो ये निकालता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जो डिपार्टमेंट है वो निकालता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, ठीक है। तो ये रैंक करता है मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑटोनॉमस बॉडीज को, ठीक है। किस बेसिस पे, कि ग्रेवरेंस से आप समझ ही सकते हो कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपने अपना जो ग्रेवरेंस है उस स्पेसिफिक एजेंसी के सामने रखा, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसका क्या निवारण करना है या कैसे उसको सॉल्व करना है। उसमें यूडाई ने सबसे ज्यादा ग्रेवरेंस रिड्रेस किए हैं, इसलिए यूडाई टॉप में आया है। और यूडाई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। हमारा जो आधार कार्ड है ये बेसिकली ये यूडाई जो है पूरा काम देखता है, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी formed under the provision of Aadhaar Act 2016. ठीक है। So this was the polity part of Visions October month. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो आई गेस फिर आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।